822 ई भी चल रहा था, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर अगर हम बहुविकल्प की बात करें यानी MCQ एग्जाम के सभी हो चुके थे 20 के 20। अच्छा पहला क्वेश्चन अब क्या है, सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये ना, ठीक है। 2 नंबर में क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने कहा है कि इसका अपोजिट हमें मानना होगा, ठीक है ना। तो क्या मानते हैं, माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या। तो जब ये परिमेय संख्या है तो आपको अच्छे से पता है a मतलब 5 + √3 a/, ठीक है ना। और हम लिखेंगे जहाँ a भी सहभाज्य संख्या है, ठीक है। क्या लिखेंगे, जहाँ a और b क्या लिख सकते हैं, सहभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या और v डज नॉट इक्वल जी, आई बात समझ में। उसके बाद भैया 5 आपके यहाँ प्लस में है और बजाय क्या हो जाएगा माइनस √3a a/v -5, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे भैया a/v -5 भी लिख सकते हो या फिर ये लिख सकते हो, चलो ऐसे लिखो। एक कैसे संख्या भाई a/v कैसे संख्या हो गई, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। इसीलिए नाम लेंगे चूंकि a/v -5 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। और लेकिन अगर हम बात करें तो अब तक हमने सिद्ध करा है कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो लिख दो जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास है, इसीलिए या फिर अतः 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। बताओ किसी बात समझ में नहीं आ गई ना, नोट करो सही। यहाँ पर देखो, अच्छा सालू तुम बताओ, जैसे cos a = √3/2 है, हाँ तो ये जान, 1 मिनट रुको, ये बता दो ये cos में √3/2 किसकी वैल्यू है, cos 30 यानी cos a बराबर है किसकी रहेगी आपकी, cos 30। cos से cos कैंसिल, a बराबर क्या जाएगा आपका 30, ठीक है ना। अब sin 2a की वैल्यू निकालनी है, तो sin 2a की वैल्यू निकालनी है, तो sin 2a की जगह क्या रख दो भैया 30, तो क्या हो जाएगा sin 60 और sin 60 की वैल्यू √3/2 ऐसा है। आई बात समझ में भैया, 2 नंबर में था ये करना होगा। अच्छा गया क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब ये दोनों आपके कहाँ के थे भैया, घर के वर्ग थे, इस वजह से हमने यहाँ पर करवा दिया सॉल्यूशन। अब देखते गया, सिद्ध कीजिए कि बेलन का आयतन का 2 गुना उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना। यानी कहा क्या गया है, सबसे पहले बात करते हैं एक बेलन लेते हैं इस प्रकार से, ये आपका बेलन, ठीक है ना। उसने कहा क्या है कि इसके आयतन का 2 गुना उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर है। अच्छा मैंने मान ली त्रिज्या इसकी क्या है r, और ऊंचाई जो मान ली मैंने ये मान ली कितनी h, ठीक है। और बाकी देखते हैं। अच्छा पहले देखते हैं बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, क्या बोला तुमने, 1 मिनट रुको, हाँ क्या होता 2πr
एच और बेलन की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या बोल लो या त्रिज्या आर में यहाँ पे मान, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं वेलन का आयतन या पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। अब उसने कहा क्या है कि भैया इन दोनों की गुणा बेलन के आयतन का दुगना आनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब जो आयतन है इसके आगे क्या और हो जाए, दो और हो जाए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे भैया, यहाँ पे लिखेंगे बेलन का आयतन, या फिर लिखने दो ऐसे लिखो, बेलन का क्या लिखोगे, वक्रपृष्ठ गुणा आधार की त्रिज्या, ठीक है। वक्रपृष्ठ क्या है, 2πr/h गुणा r, तो आपका आ जाएगा 2πr हो गए 2h, ठीक है ना। तो 2, और इसको हम पूरे को क्या लिख देंगे, बेलन का तो देखो आयतन में 2 गुना हो गया, नहीं हो गया, और इधर भी आयतन है, ठीक है ना। तो ये हमें सिद्ध करना था कि बेलन के आयतन का 2 गुना होना चाहिए, ठीक है ना। नोट करो। अब यहाँ पर आ जाओ, गया क्वेश्चन माध्यिका का, ठीक है ना। निम्न आंकड़ों से माध्यिका की गणना करनी है आपको। वर्ग अंतराल आपको दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। अगर बारंबारता की बात करें 2, 8, 30 है ना, 30, 15, 5, ठीक है। अब करेंगे क्या, संचय बारंबारता आप सभी को निकालनी आती है। यहाँ पर 2, 2, 8, 10, 10 और भैया यहाँ पे 40, 40 और ये 55 और 55 और 5, 60। मैथ कमजोर तो नहीं किसी का, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ इनको जोड़ लो या फिर आप इसे जोड़ के ले आओ, आपका भैया 60 ही आएगा। और n/2 की वैल्यू की बात करें तो कितना आएगा, डायरेक्ट देख सकता है ना 30। और 30 कहाँ मिलेगा भैया, यहाँ पे मिलेगा, टिक लगाओ, यहाँ पर लिख दो CF, इसके सामने लिख दो F, इसके सामने L1 और यहाँ पे L2, ठीक है ना। उसके बाद बात करते किसकी हम, अच्छा L1 से देते, L1 क्या है आपका 20, L2 की वैल्यू 30, H का मान भैया आप तो बता दिया होगा 30 - 20 बराबर 10। अच्छा F बराबर 30 आपका आ गया, और बस यही है ना। अच्छा CF की बात करें तो आपको क्या आ जाता है 10, ठीक है। अच्छा फॉर्मूला लिखो भैया माध्यिका बराबर L1 प्लस n/2 माइनस F गुणा H। L1 की वैल्यू क्या है भैया आपकी 20 प्लस ये क्या है आपका 30, CF कितना है 10 और F का मान कितना है 30 और गुणा में 10। अच्छा 20 प्लस 20/30 गुणा 10 काट दो, क्या बच गया आपका 20 प्लस 20/3। अब यहाँ पे आ जाओ 20 प्लस 3 छम 18, ठीक है। अब उसके बाद कितना बचा 2 दशमलव 3 छम 18, 3 छम 18, 3 छम 18, कितना बच गया आपका भैया, ये आ गया 26 दशमलव। ये आंसर आ रहा है क्या, यही है, नोट करो। अब यहाँ पर देख लो अगला क्वेश्चन, भैया उस बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। जो बिंदु दे रखे हैं आपको -1,7 और यहाँ पर दे रखा है 4,-3, इसको हम A मान सकते हैं और इसको आप B मान लीजिएगा। अच्छा, और यहाँ पर उसने क्या कहा है, को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर आपका 3 है, जो कि मैं कह M1 और इसको M2, और यहाँ पर x, y के आपको निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। अच्छा, इसको आप x1 मानिएगा और इसको x2 और ये आपका y1 और आपका y2, ठीक है।
अब यहाँ पर लिख देते हैं हम x1 की वैल्यू माइनस के 1 है और x2 की वैल्यू कितना है 4। और बात करें y1 की, एक बार मिला लो सही है कि बिंदु, और y2 की आपकी माइनस के 3 है और m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू आपकी 3। बिंदु सही है, ठीक है। अब देखो अंत विभाजन के फॉर्मूले में लिखा है, ठीक है ना। अंत विभाजन x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन, M1 plus M2। ठीक है। अच्छा x बराबर m1 की वैल्यू क्या है 2, x2 की वैल्यू क्या है भैया आपकी 4, m2 की वैल्यू क्या है 3, x1 की वैल्यू माइनस के, और यहाँ पर 2 प्लस 3 यहाँ पर दिख रहा, ठीक है। x बराबर 4 दूनी 8, 3 गुना 3 और ये हो गया 5, ठीक है। 5/5 क्या आ गया 1, यानी कहने का मतलब ये है x का मान क्या आ गया आपका 1। अब दूसरा फॉर्मूले की बात करते हैं। दूसरा है आपका y बराबर m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 और m2, ठीक है। y बराबर m1 का मान क्या है भैया 2 है और y2 की वैल्यू की बात करें हम माइनस के 3 है। अच्छा प्लस m2 की वैल्यू 3 है और y2 की वैल्यू है आपके 5, y1 की सॉरी 7। अच्छा ये तो 5 ही आ गया ना, या फिर ऐसे लिख दो 2 प्लस 3, y बराबर 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21/5। बताओ फिर कितना बचा आपका 15, 5, 3, y का मान आपका आता है 3। अतः बिंदु क्या होंगे आपके, क्या आता है इसका मान 1,3, ठीक है, ठीक है ना। होंगे नोट भैया क्वेश्चन, हालांकि जहां तक उम्मीद है हमें सिलेबस में हट गया है, लेकिन फिर भी के किस मान के लिए ये एक ही रेखा पर होंगे तो भैया के का आपको मान निकालना होगा, ठीक है। तो एक तुमने पढ़ा होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल, पढ़ा ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का फॉर्मूला होगा जी याद है। 1/2। अच्छा गोल पहले टॉफी खा ही लो, खा लो ये पहले, उसके बाद में बात कर लेंगे। हाँ अच्छा इनके अलावा और कोई, अरे भैया खा लो यार। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अच्छा जी बेटा संपूर्ण त्रिभुज का बता रहे हो। 1/2 x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3। 1 मिनट रुक जाओ बेटे, हाँ ये सही बता रहे हैं, ऐसे होगा। सबसे पहले मैंने मान लिया x1 है, ठीक है ना भैया। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल तब बताना है जब जिसके शीर्ष ये दे रखे हों, जैसे ये आपका शीर्ष ऐसे मान लो, देखो जैसे ये है, ठीक है। ये हमने मान लिया एक है k-1, ठीक है। बी की क्या मान लिया भैया 2,1 और इसका क्या मान लिया 4,5, ऐसे तब इसका क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा x1 है, x2 है, y1 y2 y3 है, इसी प्रकार से चलो। अच्छा ये आपका y1 हो गया, ठीक है। ये x2 है, ये y2 हो जाएगा और ये आपका x3, ये y3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, तब भी आंसर नहीं आने वाला, ठीक है ना। त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0 रखोगे तभी तुम्हारा के का मान निकल सकता, ठीक है ना। तो रखो 1/2, ठीक है। अब देखो ऐसे कर लो, फॉर्मूला याद ना करो, ऐसे कर लो और 3 बार ऐसे लिख दो इस प्रकार से, बराबर 0। आगे बात समझ में भैया, अब तो आ गई होगी ना। अब देखो इसकी ऐसे ना करो, इसे ऐसे कर लो, एक लड़का ये है, एक लड़का ये है और एक लड़का ये, ठीक है, सही है। और यहाँ पे प्रसाद बट रहा है, ठीक है। अब देखो
अब इसकी जो शर्ट पे है नंबर डाल दूँ मैं, इनके मुंह पे डाल रहा हूँ 1 2 3, ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे जैसे प्रसाद मिला, अब इसे पता है सूजी का हलवा कहीं खत्म ना हो जाए। अरे एक डोंगे में कब मिला है, तो पहले से 1 मिनट रुको, 1 2 3, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जिससे इसकी पहचान भी ना पड़े, ये खा के और भैया इन दोनों के पीछे खड़ा हो जाएगा फिर से दोबारा लेने के लिए। तो क्या हो गया 231। ये इसने सोचा जब वो मेरे पीछे खड़ा हो सकता है तो मैं भी भैया ये दो यहाँ पर पहुंच गया। क्या बन गया आपका 312। ऐसा बनने का पहले प्रयास कर रहा था मैं, ठीक है ना। तो अब तो समझ में आ गया। बात करें हम 123 231 312, आप शॉर्टकट से भी याद कर सकते हो। अच्छा, जब बराबर में 0 है तो ये तो भैया आपका 0 में जाना ही जाना है, तो डायरेक्ट हटा भी सकते हैं ना इसको। लो जी, हटा भी दिया मैंने। अगर आप इसको ऐसे भी लिखोगे तब भी आपका सही होगा। तो भैया जब 1/2 हटा दो तो इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, इसे भी हटा दो। तो ये फॉर्मूला केवल इससे भी हमारा कोई कमान निकल सकता है। लेकिन अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालना होगा तो वहां पर हम 0 नहीं लेंगे। यार बात समझ में आ गई तुम्हारी। अगर के का मान ना निकालना होता तो हम बराबर में 0 नहीं लेते, केवल क्षेत्रफल इससे निकल जाता, ठीक है। एक x 1 का मान k है, बाई 2 का मान बताइए तुम अपना 1, बाई 3 का मान 5। अच्छा, x2 का मान 2, बाई 3 का मान 5 और बाई 1 का मान देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। अच्छा, वाई 3 का मान बोलो यहाँ पे 4, वाई 1 का मान -1। अच्छा, वाई 2 का मान 1 बराबर 0। एक बार चेक कर लो, यही है सब कुछ, ठीक है। और ये आपके ये भी ठीक है भैया। वाई क्या वाई 1 बाई 2 वाई 1 बाई 2 हो गया, ठीक है। और आपके वाई 3 वाई 1 वाई 3 वाई 1। एक बार तुम्हें मैच करना है वहाँ करने से पहले कहीं गलती हो जाए, ठीक है। अब करेंगे क्या हम, वाई 2 है ना, ठीक है भैया। अब करेंगे कि माइनस के क्या हो जाएगा आपका 4 के, ठीक है, प्लस 5 1 6 6 दूनी 12 और ये माइनस माइनस 2 माइनस और 2 चौक 8 इक्वल टू 0। माइनस के 4 के कितना बच गया प्लस के बराबर 12 में से 8 जाएंगे, कितना बच जाएगा भैया आपका 4 बच जाएगा। अब माइनस के 4 के माइनस के 4 माइनस से माइनस काट दो, के का मान क्या आ रहा है भैया, तो हम लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे कि के मान के बराबर 1 के मान के लिए ये रेखा पर होंगे। नोट कर लेंगे। चलो भैया अब देखते हैं क्वेश्चन। देखो एक के तो सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, दूसरे का पहला ही क्वेश्चन तुम्हारे पाठ्यक्रम में नहीं है, दूसरे का ख देखते। अब भैया एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, इसमें कैसे करना होगा, ध्यान सुनो। 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। संख्या ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब मुझे बता दो संख्या कैसे मानी जाएगी। माना संख्या की इकाई का अंक, माना संख्या का इकाई का अंक x तथा दाहिनी का अंक y है। और याद रखो जहां भी अंक उलटने या पलटने का जिक्र आए वहां ऐसे ही करना क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आगा जरूर ऐसा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहां भी क्या है कि संख्या को उल्टा जाता है या पलटा जाता है वहां पर क्या लेंगे, इकाई का अंक और दाहिने का अंक। और वैसे अगर वैसे करते तो ये पहली संख्या x प्लस दूसरी संख्या y, ऐसे भी हो सकता था, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा नहीं होने का, ठीक है ना। तब संख्या क्या होगी बता सको, x
प्लस 10 वाई, इसे यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान। आगे बात सही में। अब लिखते प्रश्नानुसार। संख्या का योग दे रखा है कितना, 9। 9 दे रखा ना, 1 मिनट रुको, हाँ 9 दे रखा। अब ये तो शर्त फर्स्ट मान सकते हो आप, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर, ठीक है। उसने शर्त 2 में क्या कहा, ये इंपॉर्टेंट है, इसे सुनिए। शर्त 2 क्या है आपकी, ध्यान से सुनना है। यदि संख्या के अंक पलट दिए जाएं, कैसे पलटेंगे ये बता दो भैया आदित्य तुम। संख्या के अंक हम कैसे पलटते हैं, इससे पहले कई बार बताया। सालू, डोली, कैसे पलटेंगे इसके, चलो हैं देख लो भैया। अंक क्या पलटेंगे, x इसके पास और y उधर, तो कहने का मतलब ये होगा 10x प्लस अंक पलट गया। फिर नई संख्या बनी। अंक पलटने में जो नई संख्या बनी वो पहली वाली संख्या यानी मूल संख्या की 27 अधिक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि भैया ये संख्या इसकी 27 अधिक के लिए हम जोड़ देंगे। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब इसको इन दोनों को आप इधर ले आइएगा, उधर यहाँ पे ऐसे लेंगे तो 10x माइनस के x y माइनस के 10y बराबर 27। भैया 9x माइनस के 9y बराबर 27। अच्छा 9 कॉमन आ रहा है क्या, 9 कॉमन आएगा, तो जब आप 9 कॉमन लोगे तो x माइनस वाई बराबर 27। तो x यहाँ पर दिख रहा, एक मिनट यहाँ पर देख, x माइनस वाई बराबर 27 बटे 9 अनोतिया 27, तो x माइनस वाई बराबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अब करेंगे क्या, समीकरण नंबर 2 और 3 को आप भैया ऐड कर दो। x माइनस वाई बराबर 3, तो जब आप जोड़ते हो तो 22 से 22 यहाँ पर कट जाता है, 2x बराबर कितना हो जाएगा 12, तो x का मान 6 आ गया। x का मान समीकरण नंबर आप 3 में रख देते हो, तब x माइनस वाई बराबर 3 यानी 6 है ना, 6 माइनस वाई बराबर 3, और ये आपको हो जाएगा माइनस में, तो ये आपको हो जाएगा माइनस के y बराबर 3 माइनस के 6 और माइनस के y बराबर माइनस के 3, माइनस से माइनस कर दिया, y बराबर क्या हो गया आपका 3, ठीक है। अब उसके बाद करते क्या है, आपका x का मान 6, y का मान 3 आ गया है। उसके बाद अच्छा तब संख्या क्या होगी, तब संख्या क्या बोली थी मैंने, 10y प्लस x, 10 गुणा 3 और x का मान क्या है 6, तो 30 6 36, देखो 36 आंसर होगा, ठीक है ना। तो लिख सकते हो अतः अविष्ट संख्या। यहाँ पर देखिए भैया क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि BD AC पर लंब हो और CE AB पर लंब हो। कहाँ पहुँच गया भैया, BD आपका कहाँ है, BD किस पर लंब हो, AC पर। AC आपका कौन सा है, ये है, देखो BD इस प्रकार से है लंब, यानी ये आपका AC है और इस पर ये इस प्रकार से BD क्या है, लंब, ठीक है। यहाँ हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे अगर समझना हो तो आपको AC आप ऐसे लिख सकते हो और BD यानी D आपका इस प्रकार से। आधी बात समझ में भैया, इसका मतलब ये कितना का एंगल है, 90 का ये एंगल है, ठीक है ना। उसी प्रकार जैसे ऐसी AC AB पर लंब है, ये तो आपको दिख रहा भैया कि ये हमारा क्या है, CE AB पर लंब है, AB ये है और ये आपका इस प्रकार से E और ये C, तो ये कितना हो गया भैया, अगर मैं बात करूँ 90। आई बात समझ इस प्रकार से। हालांकि मैंने सब क्वेश्चन ये तो मैं त्रिभुज में बहुत अच्छे समझाए हैं और इससे पहले भी कई बार पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो एक बार फिर से बता रहा हूँ, ऐसा कोई ज़रूरत तो है नहीं। सबसे पहले लिखेंगे हम क्या दिया है, ठीक है ना। हम लिखते हैं
दिया है। दिया क्या है भैया आपको कि VD लंब है AC पर और CE लंब है AB पर, ये तो आपको दे रखा है। उसके बाद सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है कि त्रिभुज AEC समरूप है त्रिभुज ADB। अब क्या लिखते हैं हम, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, 4 नंबर में आराम से नंबर ले सकते हो। क्या लिखोगे उत्पत्ति में कि त्रिभुज AEC और त्रिभुज ADB में जब इन दोनों में आप जाते हो तो सबसे पहले ये बताओ इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो तुम्हें नज़र आ रही होगी। अच्छा 1 मिनट, यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ और इसको ऐसे कर दूँ तो बताओ एंगल ए दोनों में त्रिभुजों में एंगल आ रहा है कि ए या नहीं, या फिर यहाँ से भी देख सकते हो ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, यहाँ से भी देख सकते हैं आप ए इसमें भी है और ए इसमें भी है। तो आप कहोगे भैया एंगल ए बराबर एंगल ए का है, मतलब कैसे, तो यहाँ पर लिख दोगे उभयनिष्ठ। क्या लिख दोगे उभयनिष्ठ, तो यहाँ पर आप उभयनिष्ठ भी लिख सकते हो। उसके बाद भैया अगर मैं बात करूँ एंगल ई और एंगल यहाँ पे डी, दिख रहा ना, क्या हो गया आपका 90। एंगल क्या है आपका ई, इसमें एंगल ई और इसमें एंगल डी, क्या हो जाएगा भैया 90 डिग्री लिख दो, या फिर साइड में यहाँ पर लिख दो समकोण है भैया, समकोण है, ठीक है। और जब 2 कोण इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर जगह ना हो तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि ए समरूपता कसौटी से क्या होगा भैया कि त्रिभुज AEC समरूप होगा त्रिभुज ADB के। बताओ कौन सी इसमें ऐसी बात थी जो आपको क्वेश्चन पढ़ने में परेशानी दे रही थी। भैया 4 नंबर फ्री के थे नहीं थे, जिन्हें नहीं समझाऊंगा उसके लिए सबसे गहरा विषय ये होगा त्रिभुज। नोट करो, यहाँ पर देख लो भैया ये 2 क्वेश्चन है तुम्हारे होमवर्क, ठीक है ना, दे सकते हैं ना कमेंट बॉक्स में आंसर। यहाँ पर देख लो, ये वर्गंतराल, ये बारंबार था, समांतर माध्य तुम्हें निकालना होगा, ये वर्गंतराल, ये बारंबार था, बहुलक निकालना होगा, ठीक है ना। दोनों के फॉर्मूले तुम्हें अच्छे से याद है, बताने की विधि बता रखी है, ठीक है ना। और अगर समझ में आ रहा है तो भैया पहली बात तो कमेंट बॉक्स में सबको आंसर देना, ठीक है ना। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करनी है, लाइक करते हैं तुम सब, बट लाइक क्यों नहीं बढ़ते, करते हैं ना, बट लाइक करना है और कमेंट करना है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।